प्यारे बच्चों, आप लोग संधि प्रकरण में स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों का अध्ययन किए। इसके उपरांत संधि का तीसरा भेद विसर्ग संधि है, जिसके विषय में आप जानते हैं कि जब विसर्ग के उपरांत स्वर या व्यंजन वर्ण आता है तो विसर्ग का रूप जब परिवर्तित होता है तो उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। इस विसर्ग संधि के प्रथम भेद आपको सत्व संधि को पढ़ना है, जिसका सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। यह सूत्र बताता है कि प्रथम पदांत में अगर विसर्ग हो और दूसरे पदारंभ में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो हमारा जो विसर्ग है वह दंती स में बदल जाएगा, छोटे स में बदल जाएगा। जैसे इतः धन ततः। अब यहाँ देख रहे हैं प्रथम पदांत इतः में विसर्ग लगा हुआ है, दूसरे पदारंभ में त वर्ण है जो हमारे खर प्रत्याहार का वर्ण है। खर प्रत्याहार में आप जानते हैं वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों प्रकृत के स आते हैं। तो यहाँ वर्ग का प्रथम वर्ण त है, इसलिए शर्त के अनुसार हमारा विसर्ग जो है सजुस में परिवर्तित होगा और इतः धन ततः बराबर बनेगा इतस्ततः। विसर्ग के स्थान पर दंती स स्थापित हुआ, छोटा स स्थापित हुआ और हमारा इतः धन ततः बराबर इतस्ततः शब्द बना। इसी तरह से इसकी कुछ शर्तों के अनुसार अलग अलग स्थितियां होंगी, जिसमें एक शर्त ये होगी कि अगर विसर्ग के बाद च या छ आता है तो हमारे विसर्ग से जो बना हुआ सजुस है वह बड़े सकार में परिवर्तित होगा। यहाँ अच्युत संधि की शर्त जो है लागू होकर के छोटे सकार को बड़े सकार में परिवर्तित कर देगी। जैसे रामः धन चलति। अब यहाँ देख रहे हैं कि रामः म में जो है विसर्ग लगा हुआ है, दूसरे पदारंभ में च वर्ण है, इसलिए हमारे विसर्जनीयस्य स सूत्र के अनुसार जो है विसर्ग का सजुस में परिवर्तन होकर के हो जाएगा रामस् चलति। रामः धन चलत बराबर रामस् चलत। विसर्ग से दंती स बना, सजुस में परिवर्तित हुआ और फिर जैसे ही सजुस ये छोटे स में परिवर्तित हुआ तो दूसरे पदारंभ में जब हमारा च वर्ण आ रहा है तो यही अच्युत संधि बन जाएगी, जो अस्तोह अश्चुनाश्चु सूत्र के द्वारा यह हमारा छोटा सकार जो है बड़े सकार में परिवर्तित होकर हो जाएगा रामस् चलति। अब छोटा सा बड़े सा में परिवर्तित हो गया। तो इस तरीके से जो है अगर च या छ आता है तो परिवर्तन होगा। निधन छलम। अब यहाँ निधन छलम च वर्ग का वर्ण छ है, तो इसलिए विसर्ग का जब विसर्जनीयस्य सूत्र के अनुसार जो है सजुस में परिवर्तन होगा तो यह हमारा होगा निश्चलम। अब इस छोटा स जो है अब अच्युत संधि के द्वारा जो है फिर बड़े सकार में परिवर्तित होकर हो जाएगा निश्चलम। नी फिर बड़ा स और छलम, ऐसे हो जाएगा। और इसी की तरह से अगर विसर्ग के बाद पुनः त या थ आता है तो हमारे विसर्ग की जो स्थिति होगी वह अपरिवर्तित रहेगी। विसर्ग से बना हुआ हमारा जो सजुस होगा वह अपरिवर्तित ही रहेगा। शर्त ये होगी कि विसर्ग के बाद यदि त या थ वर्ण आता है तो विसर्ग से बना हुआ छोटा जो सजुस है, छोटा सकार है, वह अपने स्थान पर यथावत रहेगा, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इतः धन ततः
विसर्ग के बाद त वर्ण आया, इसलिए इत धन तत विसर्ग से जो है विसर्जनीय सूत्र के अनुसार छोटे सकार में परिवर्तन हुआ और शब्द बना इतस्ततः। अब यहाँ जो है विसर्ग से बना हुआ जो सजुस है, छोटा सकार है, वह अपने रूप में ही रहेगा, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। मनः धन ताप, विसर्ग के बाद त आया पुनः, तो मनः धन ताप विसर्ग से हमारा विसर्जनीय सूत्र से छोटे सकार का रूप बनेगा और बनेगा मनस्ताप। इस तरीके से त और थ के आने पर विसर्ग से बना हुआ सजुस अपने रूप को ही प्राप्त होगा, दूसरा रूप उसका नहीं बनेगा। फिर अगली शर्त कहती है कि हरिधन सेते, हरिधन सेते विसर्ग के बाद यदि जो है बड़ा सकार आता है, मूर्धन्य सकार आता है, छोटा सकार आता है, तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हरि धन सेते बराबर हरि सेते ही होगा, इस विसर्ग का सजुस में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हरि धन सेते बराबर हरि सेते। इसको हरि सेते हम करके जो है खष्टुत्व संधि के द्वारा, अष्टुत्व संधि के द्वारा इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन विसर्ग का विसर्ग रखने पर भी वह जो है प्रासंगिक माना जाता है, उसको न जोड़ने पर भी संधि स्वीकार होती है। राम धन षष्ठ बराबर हम राम षष्ठ ही लिखेंगे, या लिखना चाहें तो जोड़ने की क्रियाएं होगी, या हमारा विसर्ग से बना हुआ जो सजुस है मूर्धन्य सकार में परिवर्तित होकर राम षष्ठ होगा, लेकिन राम षष्ठ को राम षष्ठ भी लिखना यथोचित माना जाएगा। पुनः बालक धन क्रीड़त, यह शर्तें बताती है कि विसर्ग के बाद क ख आए या प फ आए, यानी जिह्वा मूली वर्ण हो या उपध्यमानी वर्ण हो, इनके आने पर भी संधि नहीं होगी, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। जैसे बालक धन क्रीड़त बराबर बालक क्रीड़ति, वृक्ष धन पतति बराबर वृक्ष पतति, माने इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमारी यह सत्व संधि की कुछ निर्धारित शर्तें हैं, जिसमें पहली शर्त के अनुसार हमारा सूत्र यह बताता है विसर्जनीय से स कि पहले पदांत में विसर्ग हो और दूसरे पदारंभ में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। खर प्रत्याहार का तात्पर्य है कि वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों प्रकृति के स में से कोई एक हो, तो हमारा विसर्ग जो है सजुस में परिवर्तित होगा, छोटे सकार में परिवर्तित हो जाएगा। और यह परिवर्तन की प्रक्रियाएं आगे चल कर के 5 शर्तों पर जो है निर्धारित होंगी, जिसमें प्रथम शर्त यह है कि विसर्ग के बाद यदि च और छ आता है तो विसर्ग से बना हुआ सजुस जो है अच्युत संधि के अनुपालन में छोटे सकार का बड़े सकार में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरी शर्त कहती है कि अगर विसर्ग के बाद ट और ठ आता है तो विसर्ग से बना हुआ जो सजुस है वह खष्टुत्व संधि का पालन करते हुए वह छोटा सकार मूर्धन्य सकार में बदल जाएगा। तीसरी शर्त है विसर्ग के बाद यदि छोटा सकार हो, बड़ा सकार हो, मूर्धन्य सकार हो तो बना हुआ पद अपरिवर्तित होगा, संधि की स्थिति नहीं होगी। जैसे जो है हम विच्छेद की स्थिति में लिखते हैं उसी तरह से उसको लिखा जाएगा। और विसर्ग के बाद यदि क, ख और प, फ वर्ण आते हैं तो भी संधि को जो है संधि नहीं कराई जाती है। जैसी स्थिति विच्छेद की होती है उसी तरह से जो है संधि की स्थिति में भी लिख देते हैं।
ऐसी संधि जो है विसर्ग संधि कहलाती है, सत्व संधि कहलाती है। धन्यवाद।